Hello everyone, welcome back. So, we were talking about 24 human misjudgment, the lecture given by Mr. Charlie Munger in Harvard 1995. So, we were on ninth, bias from authority influence. So, before discussing the bias from authority influence, let's talk what is bias. Bias को हिंदी में क्या कहते हैं? बायस को कहते हैं पक्षपात। पक्षपात, पार्शियलिटी होती है। तो चार्ली मंगर जी बायस के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? ये बायस क्या होता है? ये पक्षपात जो हमारे दिमाग में होता है, वो हमें जो भी हम डिसीजन लेते हैं ना अपनी लाइफ में, अपने करियर में, उसमें वो पक्षपात होता है हमारे दिमाग में जो हमें इन्फ्लुएंस करता है। वो हमें शुरू में नहीं पता लगता कि हमने वो डिसीजन क्यों लिया। वो हमें जब डिसीजन का रिजल्ट आता है ना लास्ट में जाकर, तब पता लगता है कि हमने वो डिसीजन क्यों लिया था। Why God? Why? कि हमारे दिमाग ने उस समय पर पक्षपात किया था। तो चार्ली मंगर जी कहते हैं कि अपने आप को इस पक्षपात से बचाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और हमें अपने आप को इससे बचाना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी में हमें जो भी डिसीजन लेने हैं वो एब्सोल्यूट जो चीज है उसी के बेसिस पर लेने हैं और रैशनैलिटी को दिमाग में रख के डिसीजन लेने हैं कि एक और एक दो हो। ये नहीं कि आज मेरा मन कर रहा है एक और एक तीन है तो आज मैं एक और एक तीन लिखूंगा, नहीं। इरैशनल नहीं बनना, रैशनल बन के ही डिसीजन लेना है। तो चार्ली मंगर जी का फेमस मेटाफर है कि एक टांग का आदमी पहुंच जाए एस किकिंग कंपटीशन में। यही होता है उन लोगों के साथ जो अपने बायस पर, जो अपने खुद के दिमाग के पक्षपात पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो पहले पे आते हैं हम, बायस फ्रॉम अथॉरिटी इन्फ्लुएंस। इसमें चार्ली मंगर जी एग्जांपल देते हैं, ये इन्फ्लुएंस बुक में भी था, मिस्टर सियल्डिनी ने भी दिया था, रॉबर्ट सियल्डिनी। तो ये कहते हैं कि पायलट और को पायलट, जिसमें को पायलट को पता है, वो सिम्युलेटर पे काम कर चुका है, उसको पता है क्या चीज करने से प्लेन क्रैश होता है और उसको प्लेन क्रैश नहीं होने देना। तो पायलट बैठता है को पायलट के साथ सिम्युलेटर पर। अब पायलट को बोला जाता है कुछ डिसीजन लेने के लिए जिससे प्लेन क्रैश हो जाए। तो जैसे ही पायलट वो डिसीजन ले रहा होता है, तो को पायलट, आपको क्या लगता है कितनी बार को पायलट ने रोका होगा? अंत में जो निर्णय निकला उसमें आया कि 25% ऑफ द टाइम द प्लेन वॉज अलाउड टू क्रैश। प्लेन क्रैश हो गया 100 में से 25 बार, मतलब 4 में से एक बार प्लेन क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि इडियट को पायलट अपने अथॉरिटी फिगर पायलट को, मेन पायलट को ये नहीं कह सका कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो गलत है, कृपया ये ना लीजिए, इससे इससे गलत इफेक्ट पड़ेगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा। नहीं, वो पायलट अथॉरिटी था, को पायलट उससे नीचे था। तो अथॉरिटी ने जो डिसीजन लिया, पायलट उसी के साथ ही उसी को कवर करता चला गया और प्लेन क्रैश हो गया 25%। तो इसको हम अगर अपनी रियल लाइफ में देखें, तो रियल लाइफ में कितनी बार हमारा प्लेन क्रैश होता है? कि क्योंकि अथॉरिटी का इतना इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। इसका एग्जांपल लेते हैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो से। ठीक है, 10% ऑफ माय पोर्टफोलियो वाज इन लार्सन एंड टूब्रो ड्यूरिंग कोरोना फॉल, 2020 में कोरोना फॉल के टाइम। उस टाइम पर एल था, मैंने लिया था 1000 पर, 1000 से 1300 के बीच में मैं अक्यूमुलेट करा एल। 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो हो गया। फिर बहुत आता है न्यूज में, रिपोर्ट्स में, हर जगह, सौरभ चौधरी नहीं, सौरभ मुखर्जी हैं मार्सेलस कैपिटल के। तो वो स्टेटमेंट देते हैं, बहुत बार आते हैं टीवी न्यूज चैनल पर,
कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है पब्लिक की सेवा करना। गवर्नमेंट पब्लिक की सेवा करने के लिए काम करती है, तो गवर्नमेंट पैसे कमाने के लिए नहीं करती। और अगर पैसे नहीं कमाएगी गवर्नमेंट कंपनीज, तो अपने शेयर होल्डर्स को क्या देगी? इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर्स का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, लॉजिक तो एकदम सही लगा। एक तो अथॉरिटी फिगर हो गए सौरभ मुखर्जी, एक आसपास वाले जो है मेरे, उन्होंने कहा कि एल को गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट कंपनी बताया। क्यों? उन्होंने लॉजिक बताया कि एल का जो सारे ऑर्डर्स आते हैं वो गवर्नमेंट केपेक्स से आते हैं, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से। ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगी, एल पूरा करेगी, एल को गवर्नमेंट ही पैसे देगी। तो एक तरह से सरकारी कंपनी हो गई एल, गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं भी उससे संतुष्ट हो गया। फिर वो 1600 के आसपास गया स्टॉक, 16-1700, और मैं बेच के निकल गया कि भाई एल तो ऐसे ही रहेगा, सरकारी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें जब प्राइवेट कंपनियां इतनी सस्ती मिल रही हैं उस टाइम पर। आई थिंक इट वाज दिसंबर और जनवरी 2021। तो मैं खुश एल से निकल गया। अब एल में देखता हूँ जून 2024 में 4000 को छू के आया, लगभग 4000 को। ठीक है, अब क्या नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है कि एल सिर्फ धरती पर ही नहीं, इसरो के लिए चंद्रयान बनाने में भी पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसमें भी इसरो की हेल्प कर रहा है टेक्नोलॉजी बिल्डअप में। उसके बाद एल दुबई में भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, इंडिया में ही नहीं रहा, अब दुबई में भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, तो सिर्फ इंडिया पर ही निर्भर नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट पर ही निर्भर नहीं है। तो इतना बड़ा काम हो गया और एल 4x हो गया जहां पे मैंने बेचा वहां से, सॉरी 3x हो गया। ठीक है, तो अगला बायस आता है डिप्राइवल सुपर रिएक्शन सिंड्रोम। ये थोड़ा सा स्पेशल है। इसमें क्या है, अगर तुमने कुछ वादा किया है किसी को देने का, ठीक है, और उसको तुम वो नहीं देते हो कुछ समय बाद, तो वो रिएक्ट करता है बुरी तरह। ठीक है, सिर्फ वादे पर ही उसको लगा उसको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए वो रिएक्ट करता है ज्यादा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मंगर ही देते हैं। कहते हैं कि एक मंगर डॉग है, वो कभी किसी को नहीं काटता, किसी की तरफ नहीं भौंकता, बहुत प्यारा डॉगी है। उससे अगर किसी को कटवाना है, सिर्फ एक ही तरीका है, उसके मुंह में एक टॉय दीजिए और उससे वो टॉय छीनने की कोशिश कीजिए। जब वो उसके मुंह में है तो वो डॉग तुम्हें पक्का काट लेगा। तो इससे क्या है, तुमने किसी को कोई चीज दी, फिर उससे वो चीज लेने की कोशिश करी, तब वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, नेगेटिव रिएक्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। इसके लिए मंगर एग्जांपल देते हैं कोक का। जब कोका कोला की कंपनी ने एक न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहा अपने बिजनेस से, वो लाए न्यू कोक फ्लेवर, न्यू कोक बॉटल। देखते हैं कि न्यू कोक कैसे बिकता है। ठीक है, इसका डिप्राइवल सुपर रिएक्शन सिंड्रोम क्या दिया लोगों ने मिस करी पुरानी कोक का फ्लेवर। लोगों ने कहा नहीं, हमें पुराना फ्लेवर ही चाहिए, पिछले 100 साल का फ्लेवर है, क्योंकि वो फ्लेवर ही कोक की ब्रांड वैल्यू बनाता है। ठीक है, तो इसलिए लोगों का इतना सुपर रिएक्शन था, लोगों ने बॉयकॉट कर दिया कोक को कि जब तक वो पुराना फ्लेवर वापस नहीं ले आते। ठीक है, कोक को पुराना फ्लेवर वापस लाना पड़ा। ये होता है, लोगों, कोक वही है, सामान वही है, थोड़ा फ्लेवर चेंज हो गया, लोगों को लगा उनके मुंह से छीन लिया तुमने कुछ। तो ऐसे कोई किसी से छीन नहीं सकता, और छीनने का बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसका स्टॉक मार्केट से कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है? इसका मैं एग्जांपल लेता हूं एंजल वन स्टॉक से। मेरे पास ये स्टॉक है होल्डिंग में, एंजल वन। एंजल वन का अपनी जो भी अर्निंग होती है ईयरली, उसका 30% डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर्स को बांटता है। वेरी गुड। अब क्या बात है,
ये वॉरेन बफे जी ने भी बताया है, अगर कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से कर सकती है और ज्यादा रिटर्न दे सकती है शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी को डिविडेंड ना देने के बजाय डिविडेंड कर देना चाहिए जीरो, और उस कंपनी को उस पैसे का इस्तेमाल जो डिविडेंड देने में करती रिटेन्ड प्रॉफिट के तौर पर अपनी कंपनी में ही करना चाहिए, ताकि वो और बड़ी हो जाए और मार्केट कैप बढ़ाए अपना। इससे शेयर होल्डर्स को, स्पेशली लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को, एडिशनल वैल्यू गेन होगा। इस छोटी सी बात को कोई इन्वेस्टर, जो डिविडेंड वाले इन्वेस्टर होते हैं, ये उसको बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि उनका फोकस होता है सिर्फ बैठ के चुपचाप डिविडेंड खाने से। इसका नुकसान क्या होता है, कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता है स्पेशली। तो एंजल वन के केस में क्या हो रहा है, एंजल वन ट्राई कर रहा है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। अभी वो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में एक्सपैंड करना चाहता है, अपना ही ईटीएफ खोलना चाहता है, ठीक है, और ऊपर से मनी लेंडिंग बिजनेस में आना चाहता है अपने सुपर ऐप के थ्रू, ठीक है। इतने सारे ब्रांचेस खोल रहा है वो अपने, और ब्रोकिंग में तो है ही, ब्रोकिंग तो ऑलरेडी लेवरेज बिजनेस होता है। उसके बाद इन तीनों चीजों में उसको लेवरेज चाहिए एंजल वन को। तो एंजल वन बहुत पैसे बचा सकता है। जो एक्सटर्नल डेट लेता है ना एंजल वन, जो कंपनी एक्सटर्नल डेट लेती है, ठीक है, वो भी लेगी, पर वो कम लेना पड़ेगा उसको अगर एंजल वन डिविडेंड ना दे अपने शेयर होल्डर्स को। पर एंजल वन डिविडेंड दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, ऊपर से बाहर से डेट उठा रहा है, कर्जा उठा रहा है अपने काम पूरे करने के लिए, अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए। तो मनी एक ऐसी चीज है जिसको कहा जाता है पैसे को फंजिबल, कि आप वहां से उठाओ, कहां से उठाओ, पैसे को आप वहां से उठाएंगे और यूज करेंगे अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, पर डिविडेंड के लिए भी तो कर रहे हैं। तो एक तरह से कंपनी कर्जा ले रही है डिविडेंड देने के लिए। तो शेयर होल्डर्स इतने भूखे क्यों हैं, अपनी कंपनी को कर्जे में क्यों डालना चाहते हैं? कंपनी एक्सपैंड करेगी, कंपनी अच्छा करेगी, ठीक है, तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा, तो आपके शेयर की वैल्यू, आपका शेयर 10x हो जाए, वो चाहिए आपको, या आपको डिविडेंड चाहिए 10 से 20%? अरे 100 रुपए का शेयर 1000 का हो जाए, या 100 रुपए का शेयर आपको 20 रुपए देने लग जाए डिविडेंड के, ठीक है, उसमें ज्यादा फायदा है आपको, इसमें डिविडेंड में ज्यादा फायदा है। तो शेयर होल्डर्स को ये पक्का समझना चाहिए कि आपको डिविडेंड तभी तक फायदा देता है जब तक कंपनी के पास वो पैसा लगाने की जगह ना हो जिसमें वो शेयर होल्डर से ज्यादा पैसा कमा सके, ठीक है। और जहां तक मैं देख सकता हूं एंजल वन के पास वो जगह है। एंजल वन शेयर होल्डर से ज्यादा पैसा कमा सकती है खुद अपने बिजनेस में लगाकर। इसका एक और फायदा होगा डिविडेंड डिविडेंड टेकर को, कि उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो डिविडेंड मिलता भी तो पैसे कट कर है, गवर्नमेंट टैक्स काट के डिविडेंड देती है आपको, ठीक है। तो जब डिविडेंड का वो टैक्स बच जाएगा, क्योंकि कंपनी अगर इंटरनली पैसा रोटेट करेगी तो डिविडेंड का टैक्स भी तो नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो पैसा आपको, जो कंपनी की ग्रोथ होगी लास्ट में, वो एक साथ अगर पैसा जाएगा भी आपका, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देके जाएगा, वो 12.5% है, डिविडेंड टैक्स ज्यादा है। तो ये क्या है, ये आदमी सोच नहीं पाता, ये शेयर होल्डर सोच नहीं पाता, वो डिप्राइवल सुपर रिएक्शन सिंड्रोम के चलते ऐसा रिएक्शन करता है कि क्या है, जैसे एंजल वन ने अगर डिविडेंड देना बंद कर दिया ना, तो सुपर रिएक्शन क्या होगा इस इन्वेस्टर का जो डिविडेंड खाने का इतना भूखा है, वो क्या करेगा, है डिविडेंड नहीं मिल रहा मुझे, वो शेयर छोड़ के भाग जाएगा कि शेयर बेच दो इसको, हमें नहीं चाहिए, ये डिविडेंड नहीं देता। अरे आपको, भाई साहब, आपका शेयर 10x हो जाएगा, डिविडेंड खा के कहाँ जाओगे? शेयर बेच लेना बाद में, जितना डिविडेंड खाना है आपको। तो ये बेसिक चीजें क्या है, ये कॉमन सेंस नहीं समझ आती लोगों को। तो अभी तो यही था
बाकी वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसके लिए बाद में करेंगे। बाद में आएगा बायस फ्रॉम एनवी एंड जेलसी एंड बायस फ्रॉम केमिकल डिपेंडेंस, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। देखना ना भूलें बाकी वीडियोस।